लाइव कर दिया। नमस्कार, आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजू श्रीवास्तव जी, श्री रोहित शर्मा जी, निदेशक प्रचालन श्रीमती सीमा गुप्ता मैम, निदेशक कार्मिक श्री वीके सिंह जी, निदेशक वित्त श्री ताज मुकर्रम सर, निदेशक परियोजना श्री अभय चौधरी जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय श्री दीपक कश्यप जी, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों उपकेंद्रों के प्रधान, केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और समस्त पावर ग्रिड परिवार के सभी कार्मिक और उनके परिजन, आज के इस लाइव हिंदी पखवाड़े 2021 के अवसर पर आयोजित हिंदी नामा हास्य संज्ञा में मैं शीला सिन्हा केंद्रीय राजभाषा विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों उपक्रमों की राजभाषा नीति के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिसे हम राजभाषा के प्रचार प्रसार के नाम से जानते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है और प्रचार प्रसार इसका महत्वपूर्ण अंग है। इसी के तहत आज के इस कार्यक्रम हिंदी नामा नामक कार्यक्रम में आप सभी न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि भाषा की पकड़ और हमारी मनोवृत्ति और अभिव्यक्ति किस प्रकार इससे प्रभावित होती है, इसका सजीव चित्रण हास्य रूप में इस कार्यक्रम में आप सभी को देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजू श्रीवास्तव जी और रोहित जी, और स्पेशली मैं कहूंगी राजू श्रीवास्तव जी का तकिया कलाम गजोदर भैया, जिसे हम सभी वाकिफ हैं और जिन्हें हमने कई बार टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा और सुना है, यह इनकी अपनी अलग पहचान है। इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन की एक नई लीग स्थापित करके हास्य और व्यंग को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे आज हम सभी के बीच, हम सभी के सम्मुख ऑनलाइन रूप से उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पावर ग्रिड प्रबंधन का परिचय आज के मुख्य अतिथि और श्री रोहित शर्मा जी के समक्ष करवाना चाहूंगी। हमारे जो वरिष्ठ प्रबंधन में सर्वप्रथम श्री अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री श्रीकांत जी हैं। श्रीमती सीमा गुप्ता मैम हमारी निदेशक प्रचालन है। श्री वीके सिंह जी निदेशक कार्मिक महोदय हैं। श्री ताज मुकर्रम जी निदेशक वित्त महोदय हैं। अभय चौधरी जी निदेशक परियोजना है। श्री दीपक कश्यप जी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये शाम जो है ठाकों और हंसी से भरी होने जा रही है और हम सभी के समक्ष, जैसे कि मैंने आपको कहा, ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम को एक नया रूप, एक नया आयाम प्रदान करेंगे। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करने की मैं अब मंच से अनुमति चाहती हूँ और आज के मुख्य अतिथि से भी कि आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें, प्रारंभ करें। तो मैं ये ऑनलाइन वर्चुअल मंच सौंपती हूँ श्री रोहित शर्मा जी को। रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम आप लोगों के नाम करता हूँ, आज की शाम आप लोगों के नाम करता हूँ, हाथ जोड़ करके ऑनलाइन प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ करके ऑनलाइन प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्रीकांत सर, श्रीमती सीमा मैडम, श्री वीके सिंह जी, श्री ताज मुकर्रम जी, श्री अभय चौधरी जी, श्री स्टैनली मैथ्यू जी, श्रीमती शीला सिन्हा मैडम एवं तमाम अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं रोहित शर्मा ऑनलाइन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर बताऊं, स्टैनली सर आप सुन रहे हैं, पहले साक्षात प्रणाम करने की परंपरा होती थी हमारे में, फिर हम लोग पैर छू करके प्रणाम करने लगे, फिर घुटना छू करके प्रणाम करने लगे, फिर हाथ से हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। अब कोरोना ने हमें ऑनलाइन प्रणाम करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं गणपति बाप्पा से ये प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्दी ही आए जब हम प्रत्यक्ष आपको प्रणाम करने के लिए, आपको कविता सुनाने के लिए आपके कार्यालय आए, जहां न 2 गज की दूरी हो और ना ही मास्क जरूरी हो। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो दिन जल्दी आए। धन्यवाद, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है, मैडम ताली बजा रही हैं, सर ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो हमारा ये कोशिश रहेगी। और देखिए, पहले तो कोरोना की पहली लहर आई, फिर दूसरी आई, अब बता रहे हैं कि तीसरी आएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम लोग जमीन पे रह रहे हैं या समुद्र में। हाँ, और तीसरी लहर की देखिए, इतनी उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे हैं तीसरी लहर का, कि तीसरी लहर अब आएगी, तीसरी लहर अब आएगी। इतनी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि मान लो कि घर में नई बहू आने वाली है, और खौफ इतना है कि पता नहीं कि कितनी खूंखार निकलेगी। तो इस तरीके से लोग जो है वो तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बात, पावर ग्रिड परिवार से मैं कई वर्षों से जुड़ा हूं। आपके कॉर्पोरेट ऑफिस मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पटना ऑफिस तक, जम्मू तक की यात्रा मैंने की है। आप भी जानते हैं ये बात, मैं भी जानता हूं कि कहते हैं कि कवि और श्रोता के बीच की दूरी जितनी कम होती है, आनंद उतना दोगुना होता है। आप तो तार के माध्यम से प्रकाश पहुंचाते हैं, और आज हम तार के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। स्टैनली सर, देखिए, इसी रिश्ते को तारतम्य कहते हैं। और देखिए शीला मैडम, मैं आपको बताऊं कि हमें एक तार ने जोड़े रखा है, लेकिन हम आपके दिल के एक तार को भी झंकृत करने में कामयाब हुए, तो आज का ये हिंदी नामा कवि सम्मेलन सार्थक होगा। स्वागत स्वागत। मैं राजभाषा विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, श्रीमती शीला सिन्हा मैडम का, मित्तल जी का, अभिनव जी का, तमाम पूरी टीम का, क्योंकि कई दिनों की मेहनत इस कार्यक्रम के लिए लगी है, तब जाकर ये कार्यक्रम सार्थक हो पा रहा है। आपकी आईटी टीम का मैं विशेष आभारी हूं कि बिना किसी रुकावट के अगर हम जुड़ पा रहे हैं, आपकी आईटी टीम का भी विशेष इसमें योगदान है। अधिकारी वर्गों का इसलिए योगदान बहुत जरूरी था इस कार्यक्रम के लिए कि आपकी कलम की निकली हुई स्याही ने इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो बहुत कम समय मैं लूंगा। मैं जानता हूं कि आप आदरणीय राजू श्रीवास्तव जी को अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं, और आज मैं वैसे भी सूत्रधार की भूमिका में हूं। मैं आपको बहुत 3-4 मिनट में भूमिका बनाने के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ, उपस्थित हूँ। तो देखिए, जैसे राजभाषा विभाग ये कार्यक्रम करवा रहा है, कहते हैं कि हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है, लेकिन आज युवा पीढ़ी की समस्या ये है कि आप अगर उन्हें कहें कि आप जो एक पेपर है वो पूरा अंग्रेजी में लिख दो, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं लिख सकते। आप उन्हें कहो कि एक पेपर पूरा हिंदी में लिख दो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो भी नहीं लिख सकते। आज की पीढ़ी को इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने शॉर्टकट का रास्ता सिखाया। आज की पीढ़ी जो है वो, मैं बताऊं कि सरलता की ओर जा रही है, संघर्ष की ओर नहीं जा रही है। लेकिन जो संघर्ष की ओर जाता है वो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। बहुत बढ़िया। और जब वो एक भाला फेंकने वाला जब गोल्ड मेडल लेके आता है भारत के लिए विश्व में, और जब मीडिया उससे सवाल पूछती है अंग्रेजी में, तो वो बिना किसी शर्म के ये बात कहता है कि आप मुझसे हिंदी में सवाल करिए। तब मेरे जैसे कवि को लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारत की जीत नहीं है, ये हिंदी की भी जीत है। सही, बहुत अच्छा। आप प्रतिक्रिया मुझे मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। बस मैं 2-4 मिनट आपके लूंगा। देखिए, सरकारी कार्यालय में छुट्टी का बहुत महत्व होता है। आज देखिए, आज भी आपने छुट्टी के दिन ही कार्यक्रम आयोजित किया है, पूरे दिन काम किया। पूरे दिन आप लोगों ने, मैं जानता हूँ आपकी व्यस्तता रहती है। तो बहुत कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अक्सर छुट्टी की एप्लीकेशन जो है, रिक्वेस्ट जो है वो करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्मचारी जो है ना, ये बिरबल से प्रभावित है, क्योंकि बिरबल का जो छुट्टी मांगने का तरीका था वो बड़ा अद्भुत था। क्योंकि जब भी बादशाह कोई सवाल करते बिरबल से, तो बिरबल कहते कि बादशाह मुझे 4 दिन का समय दे दीजिए। मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत बिरबल नहीं कर दी थी उस जमाने में, 4 दिन का समय मांगकर। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई साल, शीला मैडम जानती है, मैंने कई साल एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया है। तो मैंने ये महसूस किया है कि हर ऑफिस हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, एक जो ऑब्जर्वेशन मेरा है वो ये है कि हर ऑफिस में बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है, और एम्प्लॉय को लगता है, ये मैंने सर एकदम महसूस किया। और मैं जानता हूं आज जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपने प्रोटोकॉल में है, इसलिए अपने प्रतिक्रिया शायद नहीं दे पाए, लेकिन हंस जरूर रहे होंगे, मुस्कुरा जरूर रहे होंगे। और आज हमारा यही उद्देश्य भी है कि आप आज हंसी हो, ठहाका हो,
मनोरंजन हो लेकिन हिंदी की भी बात हो, कि हिंदी को हम कार्यालय में कैसे प्रोत्साहन दें, हिंदी की बात हो। और देखिए मैं तो आपको बताऊं, आप लोगों क्या बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है। मैं सरकारी संस्थानों के कार्यक्रम बहुत करता हूं। कल भी मैं एक भारत सरकार के बड़े संस्थान के कार्यक्रम में था, तो मैंने महसूस किया कि आप लोगों का प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेल एक व्यक्ति को करते हैं, आप लोग सीसी 10 अधिकारियों को रखते हैं। ये आप लोगों का प्रोटोकॉल है। और मैंने सर देखिए, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है बचपन से, ऊर्जा का। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा कि ऊर्जा ना पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, इसे बस एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर किया जाता है। इसका कॉर्पोरेट कंपनी में ठीक ठाक मतलब ये है कि ऑफिस में पड़ने वाली डांट ना पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, इसे बस एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी में ट्रांसफर किया जाता है। एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया देयर विल ऑलवेज बी अ ट्रांसमिशन लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर। इसका ठीक ठाक मतलब यह है कि अगर आपके बॉस ने आपको 10 डांट लगाई है तो समझ लेना उनको 20 पड़ी है। अगली बार जब आपके बॉस आपको डांटे तो आप गुस्सा मत करिए, उनकी तरफ सहानुभूति से देखिए और कहिए सर कोई दिक्कत नहीं सर, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें सर। मेरा ऐसा कहना है। लेकिन आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए कोरोना काल में बहुत सारी चीजें इन दिनों हो रही हैं, भले ही लॉकडाउन कई राज्यों में अभी भी है, लेकिन जो होने के काम है वो हो ही रहे हैं। अब जैसे आज कवि सम्मेलन ऑनलाइन हो ही रहा है, शादियां हो रही हैं, कि जितने भी लोग कोरोना काल में शादी कर रहे हैं, इनको 2 साल बाद समझ में आएगा कि इस मुसीबत से तो कोरोना ही ठीक था। मैं आपको एक कविता 1 मिनट की बस सुनाना चाहता हूं, उसके बाद राजू श्रीवास्तव जी हैं और आप हैं। 1 मिनट की कविता, और मैं राजू श्रीवास्तव जी का भी ध्यान चाहता हूं, उनका बहुत स्नेह मुझ पर है। 1 मिनट की कविता सुनाता हूं मैं, सुनिएगा। और मैं पहली बार सुना रहा हूं, आप अगर इसका जो है बताएंगे मुझे कि एक तरीके की लिखी है मैंने, ठीक लिखी होगी तो मैं इसे हर कार्यक्रम में सुनाऊंगा, नहीं तो आज ही इसको पोस्टमार्टम कर देंगे। सुनिए, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि एक दिन देखा एक ख्वाब, एक दिन देखा एक ख्वाब, कोरोना के बाद कैसा जीवन होगा सुनिए जनाब। एक दिन देखा एक ख्वाब, कोरोना के बाद कैसा जीवन होगा सुनिए जनाब। लड़की का पिता कहेगा मेरी बेटी को लग गई है वैक्सीन की दोनों डोज, ऑक्सीजन लेवल 99% रहता है हर रोज। क्या बात है। मेरी बेटी को लग गई है वैक्सीन की दोनों डोज, ऑक्सीजन लेवल 99% रहता है हर रोज। कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है, कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है। ये देखिए कितनी वैरायटी के मास्क इसने बनाया है। वाह वाह वाह। देखिए कितने वैरायटी के मास्क इसने बनाए हैं। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। स्वभाव इतना अच्छा, स्वभाव इतना अच्छा कि हर माहौल में ढल जाती है। स्वभाव इतना अच्छा कि हर माहौल में ढल जाती है। बातें ऐसी कि सुनते ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। वाह वाह। लड़के के पिता इतनी तारीफ सुनने के बाद बोले ये आपकी बेटी है, ये आपका भाग्य है, ये हमारे घर की बहू बनेगी, ये हमारा सौभाग्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके इंतजार में धन्यवाद, आपकी तालियां, आपकी प्रतिक्रिया मेरा हौसला बढ़ा रही हैं। मैं धन्यवाद। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है, ये तो मेरे परिवार के लिए जीता जागता वेंटिलेटर है। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है, ये तो मेरे परिवार के लिए जीता जागता वेंटिलेटर है। अब सुन लीजिए मेरे होने वाले समधी, मेरे बेटे की भी आवाज मखमली है। अब सुन लीजिए मेरे होने वाले समधी, मेरे बेटे की भी आवाज मखमली है। शरीर पूरा स्वस्थ, मन बिल्कुल साफ, समझिए ये पूरा पतंजलि है। ये पूरा पतंजलि है। रोज एक से एक नई खोज करता है, रोज एक से एक नई खोज करता है। ये तो सपने में भी योग करता है। अरे वाह। ये तो सपने में भी योग करता है। बस अंतिम 2 पंक्तियां के बस आप बारात लेके आए तो एक मांग करिएगा पूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बढ़िया रोहित, बहुत धन्यवाद सर। तो मैं जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आज सूत्रधार की भूमिका में हूं, तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा।
और मैं देखिए अब उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिन्हें सुनने के लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आपको हंसाएंगे, अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे, हिंदी के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के आप अध्यक्ष हैं। नोएडा में जो फिल्म सिटी बनने वाली है उसके आप अध्यक्ष हैं, उसका कार्यभार पूरा आप पर है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है, उसके बावजूद आप इतने विनम्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, आंसू बांटने वाले आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे, हर कोने में मिल जाएंगे, हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। लेकिन मुस्कुराहट बांटने वालों की दुनिया बहुत छोटी होती है साहब, और उस दुनिया के बादशाह आदरणीय राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्हीं की वजह से दुनिया खूबसूरत है। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता हूं, और आज राजू जी यहाँ पर हैं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, पूरे पावर ग्रिड परिवार के लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। दो पंक्तियां और राजू श्रीवास्तव जी आपके सामने कि रोज करती है बार बार करती है, रोज करती है बार बार करती है। राजू श्रीवास्तव जी वो शख्स हैं जिसका हंसी भी इंतजार करती है। अरे वाह 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 वाह, आप सबके बीच में राजू श्रीवास्तव। धन्यवाद 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 रोहित। रोहित, लेकिन एक बात पता है, जब बहुत तारीफ होने लगती है तो ये डर लगता है कि लास्ट में ये तो नहीं कहेंगे कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले तो पावर ग्रिड के पूरे परिवार का मैं अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए कि हिंदी के लिए आप लोग इतना समर्पित हैं, और हिंदी आप लोगों की वजह से ही प्रचार प्रसार हो रहा है और बढ़ रहा है। तो मैं भी आपको आभार व्यक्त करूंगा इस बात के लिए, और खासतौर से पावर ग्रिड की तारीफ होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि आप लोग सामने हैं, इसलिए कि हमने ये तारीफ आपके पीछे भी की है, दूसरी जगह भी की है। ये जब 1.5 साल का बुरा वक्त चल रहा था, जब एयरलाइंस बंद थी, ट्रेन बंद थे, मॉल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, आरटीओ वाले ऑफिस बंद थे, पासपोर्ट ऑफिसेस बंद थे, तब भी पावर ग्रिड काम कर रहा था और हमें उजाला दे रहा था। एक बार तालियां आप अपने स्वयं के लिए बजाएं, जितने भी हमारे भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार। और रोहित ने काफी कुछ बता दिया, लेकिन रोहित एक बात बताऊं, ये चेयरमैन और अध्यक्ष पद जो है सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिससे हमारी पहचान है और जो प्यार हिंदुस्तान ने दिया है, आपने हमारे जो इतने बरस मुझे आशीर्वाद दिया है, ये मैं कभी छोड़ना भी नहीं चाहता, भूलना भी नहीं चाहता। इसका जो आनंद है वो अलग ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। बस अगर मैं अपने अंदाज में कहूं तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद, और बराबर वालों के ऐसी तैसी। मतलब बराबर वाले तो दोस्त है ना, वो तो मित्र हुए, है कि नहीं? तो जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। तो हंसते रहिए, इसी तरह से खिलखिलाते रहिए, वरना जिंदगी के सभी के पास कुछ ना कुछ गम है, और इन दिनों 1.5 साल तो बहुत ज्यादा ही गमगीन हो गए। तो इस तरह से हंसी मजाक की महफिलें बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि सभी का कहना है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। देखिए, हिंदी का जो प्रसार होना चाहिए, हिंदी जो हमें और जन जन तक पहुंचाना है, कुछ अपने यहाँ जो स्टाइलिश लोग आ गए हैं, थोड़ा वेस्टर्नाइज, जिनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, इन लोगों को भी हमें ठीक करना है। ठीक करना है मतलब प्यार से। हिंदी को बढ़ाने में जितना योगदान आपका है, हमारे कवियों का है, साहित्यिक लोगों का है, बड़े बड़े लेखकों का है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप भी इस पे एग्री करेंगे, सहमत होंगे। हिंदी को बढ़ाने में हमारी हिंदी फिल्मों का भी योगदान है। गुजरात में भी हिंदी फिल्म लगती है, पंजाब में भी लगती है, बंगाल में भी हिंदी फिल्म लगती है। हमारे कई गुजराती दोस्त हैं, जब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो हम कहते हैं यार तुम तो बड़ौदा में रहते हो, आनंद में रहते हो, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हो? तो बोलते हैं हमने दिलवाले दुल्हनिया देखी ना 10 बार, शोले देखा ना 12 बार, दीवार से हमारा फेवरेट है।
तो हमारे जो फिल्म वाले हैं, हीरो हीरोइन, इनको हमेशा हम गलत ना कहें, इनको भी क्रेडिट देते रहना चाहिए। तो जहां तक बात हो रही है लेखनी की, अच्छा कुछ जगह स्टैनली सर, कुछ जगह आप मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ जगह बातें जबरदस्ती लिखी होती हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं। अब लखनऊ में एक जगह लिखा हुआ, कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने कोशिश की, मेरी कोहनी छिल गई। दिल्ली एयरपोर्ट से आप बाहर निकलिए, वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए। हमने कहा सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, मतलब ये गुप्ता अग्रवाल वगैरह? हमने कहा नहीं, सच्चे देशभक्त वो तो है ही, लेकिन हम सब है, सारे है कि नहीं, उसको करेक्ट करके लिखना चाहिए। कई जगह एक जगह लिखा हुआ, पटना नगर निगम आपका स्वागत करता है। मैं वहां रुक गया, मैंने कहा भाई लिखा है तो कोई स्वागत करेगा। हाँ, 1.5 घंटे खड़ा रहा, फिर एक टैक्सी वाले ने बताया, आप अपना काम कीजिए जी, ये रोजे लिखा रहता है, यहाँ कोई आता नहीं है। तो जबरदस्ती क्यों लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। एक जगह बड़ा अजीब लिखा हुआ, बोले ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, यहाँ पेशाब करना मना है, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार। अब किसी बड़े इंटेलिजेंट आदमी ने उसके नीचे लिख दिया, जोर से लगी हो तो बात अलग है। एक किसी के घर में चाय पीने के लिए गया, तो वहां उनके घर के बाहर लिखा हुआ, बच्चे दो ही अच्छे। तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, ये परिवार नियोजन का समर्थन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे। अंदर गया तो उनके आंगन में 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा भाई साहब, बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे। नहीं भाई साहब, एक्चुअली बच्चे दो ही अच्छे हैं, 4 साले बदमाश हैं। तो कुछ चीजें जबरदस्ती लिखी होती है। अब सड़क पे, रोड पे जो आप निकलते हैं ट्रेवल के लिए, तो आप देखिए गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होगा और उसका कोई मीनिंग नहीं। एक टेम्पो के पीछे लिखा हुआ, देख सखी तेरा साजन जा रहा है। देख सखी तेरा साजन जा रहा है। हाँ, एक लड़की बाइक पे थी, उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, बोले देख तुनू साजन को। जो देखा तो वो खबड़ा कोई गंजा सा टकला आदमी था, दांत नहीं कुछ नहीं। तो बोले ऐसा साजन है तो चला ही जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये तो आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, टेम्पो के पीछे और रिक्शे के पीछे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब इन्हीं को बुरी नजर हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग और कोई काम नहीं है। बुरी नजर किसको डाल रहे हैं? रिक्शे को, टेम्पो को। आज तक आपको कभी सड़क पे जाते हुए रिक्शे को देख के ऐसा लगा, काश ये मेरा होता। ऐसा रिक्शा कब होगा मेरी जिंदगी में? बहुत बुरी नजर डाल। अरे बुरी नजर, अच्छा BMW वाले, मर्सिडीज वाले वो नहीं लिखते, इन्हीं को लग रही बुरी नजर। अच्छा, बुरी नजर से याद आया, मेरी माता जी भी पहले मुझे यहाँ काला टीका लगाती थी कि बुरी नजर ना लगे। मैं उनको बहुत बार समझाया, कलर के हिसाब से टीका लगाओ, टीका मिक्स हो जाता है, कोई चंदन का लगाओ, कोई दूसरा लगाओ। तो खैर मेरा कलर इसलिए ऐसा, वो टीका बहते 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 पूरे मेरे बॉडी में आ गया, अदरवाइज मैं गोरा हूं। तो अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे दुख होता है जब टीवी के सामने बैठा होता हूँ, कोई विज्ञापन आता है, गोरा बनाने की क्रीम, गोरा बनाने की क्रीम का विज्ञापन आता है, तो मुझे बड़ी हीन भावना सी होती है। अच्छा, लड़कियों के लिए तो आता है फेयर एंड लवली, और बॉयज के लिए आता है फेयर एंड हैंडसम, गोरा बनाने की क्रीम, फेयर एंड हैंडसम। अच्छा, इसको करता कौन है, मॉडल कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली करता है। एक दिन मेरा माथा ठनका, मैंने मेल किया कंपनी को, हमने कहा बेवकूफ बनाते हो, विराट कोहली तो पैदाइशी गोरा है। वो तो पहले से गोरा है, तुम्हारी क्रीम ने क्या किया उसमें? अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कांबली के लगाओ। बिल्कुल।
और विनोद कामली ना मिले हम तो भाई हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान हूं मैं व्हाट्सएप से। अच्छा, सब परेशान है। जी, व्हाट्सएप वैसे अच्छी चीज है, लेकिन जब ओवर हो जाए, अति हो जाए, तो वो घातक हो जाती है। अब कुछ कमीने मेरे दोस्त हैं, पता नहीं आपके भी होंगे, ये रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, एक चाय का कप प्याली बना दी और उसमें 2 गुलाब के फूल, 2 बिस्किट रख दिया, ले पकड़ सुप्रभात। तो ये जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, हर न्यूज चैनल में आप देखिए रात को 12 बजे के बाद ये लोग माल बेचना शुरू कर देते हैं। एक तो हाँ। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कौन इनके खरीदता? मालिक, हाँ, इनको खरीदता कौन है 12 बजे के बाद? या तो ये प्रोडक्ट के मालिक कहते होंगे देश सो गया है, सब लोग सो गए हैं, बेच डालो, पूरा देश सो रहा है। 12 बजे के बाद अच्छा, पूरा ड्रामेटिक अंदाज में, पूरा ओवर एक्टिंग करके, पहले मैं बहुत परेशान था, मेरा चलना भी मुश्किल था, मैं एक ही जगह बैठा रहता था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मैं चल भी नहीं पाता था, कुर्सी पर एक ही जगह बैठा रहता था। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूँ। भागने का सोच भी रहा हूँ अच्छे, बहुत आजकल। अच्छा, टाइम पास के लिए तरह तरह के ऐप आ गए हैं, जुआ खिलवाते हैं एक्चुअली, पता नहीं ये कब बैन होंगे। एक बोलता है पहले मैं बहुत परेशान था, बहुत गरीबी के हालात से गुजर रहा था, फिर मेरे एक मित्र ने मुझे मैजिक ऐप के बारे में बताया, मैजिक ऐप पर मैंने खेलना शुरू कर दिया, आजकल मैं गरीबी के साथ साथ कर्जदार भी हो गया हूं। तो ये अभी रोहित बहुत अच्छी बात बता रहा था। रोहित मैं मानता हूं कि अब नई पीढ़ी में जो इन दिनों हास्य में काम करने वाले लोग आए हैं, जो कवि आए हैं, यू आर द बेस्ट। आप उनमें बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप जब ये रोहित जो बता रहा था ना कि दैट कुछ लोग छुट्टी के मूड में होते हैं, है ना, उनको छुट्टी चाहिए, ढूंढते रहते छुट्टी। हमारा कानपुर जो है, मैं कानपुर का हूं, आपको बताइए, कानपुर में भी माहौल एकदम छुट्टी का रहता है। और बस कितना भी अर्जेंट जा रहे हो, 3 बजे की फ्लाइट है और मैं 2 बजे कह रहा हूँ अपने चाचा से कि चल रहा हूँ, नहीं तो निकल, अरे छोड़ो अभी कहाँ, अभी 1 घंटा है, एक 1 घंटा है, इतनी देर पहले जाग क्या करो, अरे बैठो अभी पकौड़ी बनवा रहे हैं, पकौड़ी बन रही, खाओ पकौड़ी खाओ, अभी 1 घंटा है। तो एक दिन बदकिस्मती से कानपुर में कुछ बम विस्फोट हुए थे, तो मैंने उनको कहा बम विस्फोट हो गया है फूलबाग में। अरे नहीं, आतंकवादी को और कोई काम ही नहीं है, कानपुर में बम विस्फोट हो गया है। अरे छोड़ो, अरे बैठो आराम से, चाय बना रहे हैं, एंजॉय करो। अब आतंकवादी को और कोई शहर नहीं मिला, अरे अफवाह है, अरे बैठो आराम करो। बम फूटा, तुमको बड़ा पता है बम फूटा, बम अब कुछ नहीं यार, आराम करो, सोफा ले, सोफा में बैठो, बैठ जाओ आराम से, बनवाते हैं कुछ, आज खीर बनवाते हैं, बैठो। हमने उनको मोबाइल पे दिखाया, हमने कहा ये देखो घंटाघर के पास बम विस्फोट हुआ है, फिर यहाँ हुआ है इधर माल रोड पे। माल, हाँ गुरु, इसका मतलब 3-4 दिन की छुट्टी तो होगी। कानपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बिल्कुल, तो कानपुर मस्ती के मूड में रहता है हमेशा। तो जैसा हमारे मित्र बता रहे थे कि मैं साथ साथ अपने बारे में भी बताता चलूं, क्योंकि मेरे कॉमेडी शोज तो आप हर चैनल पे मोबाइल पे देख लेते हैं, कुछ वो बातें जो अब तक मैंने, हो सकता है आपको ना पता हो या नहीं कहीं। तो अगर मैं अपना शुरुआती याद करूं तो मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा था, और बस यही शौक था, थोड़ा चुटकुले सुनाना, स्कूल में अपने टीचर की नकल करना,
एक हमारे सर थे केमिस्ट्री के, तो वो उनको कुछ नेक में कुछ प्रॉब्लम था, तो उनकी गर्दन पूरी यूं इस तरह से नहीं घूम पाती थी, वो ऐसे 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 घुमाती थी। तो एक दिन मैं लेट था, स्कूल के लिए लेट था, हमसे बोले, राजू ये तुम्हारे आने का टाइम, राजू कहाँ गए? तो जब तक घूमे घूमे तब तक मैं इस तरफ आ जाता था राउंड मार के। तो टीचर्स वगैरह की नकल करता था। फिर उसके बाद याद आता है मुझे, लोग क्रिकेट कमेंट्री के लिए ले जाते थे अपने स्कूटर में बिठा के। हाँ, खेलने से ज्यादा बोलने के लिए, कमेंट्री करने के लिए, मतलब वो जो स्कूल टू स्कूल जो मैच होते थे मैदान में। तो मुझे याद आ रहा है, मैं सीधे सीधे कमेंट्री नहीं करता था। जिस लड़के के बारे में मैं बोल रहा हूँ कमेंट्री में, उसके घर की सच्चाई भी उसी में बता देता था। इस समय विनोद बॉल लेके चले हैं, हालांकि इस साल फेल हो गए हैं और घर पे काफी डांट पड़ी है, लेकिन लंबा सा रनअप ले रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं और मैथ में तो बहुत ही कम नंबर आए थे इनके। बॉल लेके चले, उनकी ये गेंद, और सुरेश ने बहुत अच्छा ड्राइव किया है, उसके पीछे पीछे महेंद्र भाग रहे हैं, 3-4 बार कॉलेज से भी भाग चुके हैं और इनके घर वालों ने भी कहा है कि अगर इस साल अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो कॉलेज छुड़वा दिया जाएगा, हो सकता है ये इनका आखिरी मैच हो। और तो उसके बारे में मुझे सच्चाई पता थी, वो मैं बोल देता था। तो वहाँ स्पीकर लगे होते थे, तो वो स्पीकर ऐसे लगे होते थे, छोटा मैदान, कि वो बैट्समैन भी सुनता था कमेंट्री। तो कई बार ऐसे खेलते खेलते उसको हंसी आ जाती थी, ये तो शॉट लिए कैसे कहे, अरे यार उनको तो पहले बंद कराओ। तो वो भी, तो इस तरह शुरुआत हुई। मेन जो मेरे अंदर पागलपन आया वो दीवार और शोले फिल्म देखने के बाद, जब अमिताभ बच्चन मेरे अंदर आ गए और उन्हीं की तरह चलना बैठना, वहां से शुरू हो गया धर्मेंद्र की नकल करना, और मैं शशि कपूर इनकी सब कॉपी करके बताता था। तो स्कूल वगैरह में बताऊं तो वहां तो बड़ा मजा आता था लड़कों को, और बात धीरे धीरे घर पहुंची, तो घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था, ये हमारा लड़का ये अलग क्या, ये क्या अजीब सा कर रहा है। कोई तो तैयारी कर रहा है आईटीआई की, कोई आईआईटी की, कोई एयरफोर्स की, कोई पॉलिटेक्निक की, और ये इनसे सब लोग कहते हैं कुछ सुनाओ यार। मेरे अंगने में सुना दे, सुनो राजू रंग बरसे सुनाओ यार, रंग बरसे दीजिए। तो मेरे घर वाले बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि आप सबके यहाँ भी और कायस्थ परिवारों में भी मेन जोर होता है पढ़ाई का। अच्छा, पेरेंट्स उस वक्त जो विरोध कर रहे थे वो अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि तब तक स्टैंड अप कॉमेडी जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में आई नहीं थी, और ये कोई प्रोफेशन बनेगा ये भी लोगों को नहीं पता था। लोग सिंगर्स को जानते थे, हीरो हीरोइन को जानते थे, इवन कवि सम्मेलन भी खूब होते थे, कवि बड़े बड़े हुए, काका हाथरी से लेके सुरेंद्र शर्मा जी, और बहुत अच्छे कवि सम्मेलन में बड़ी भीड़ जुटती थी। लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा कुछ नहीं था। गजल सुने जाते थे, भजन के भी प्रोग्राम हो जाते थे, नरेंद्र चंचल के और अनुराधा पौडवाल के। ये आदमी इंडिया में था ही नहीं स्टैंड अप कॉमेडी, तो इसलिए सबका विरोध होना लाजमी था। और जब भी कोई आप नया काम करते हैं लीक से हटके, तो अपोज होता ही है। तो एक छोटा सा संघर्ष रहा, फिर सर, ईश्वर राजू ने। जी, एक बात कहना चाहूंगी, गजल का आपने नाम लिया तो कहीं आप अपनी गजल भी सुनाइएगा अपने स्टाइल से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा आज। हाँ, नरेंद्र चंचल जी का भी, नरेंद्र हाँ, चंचल मैं कुछ ना कुछ बातों बातों में मुझे याद आता जाएगा और मैं आपको प्रसन्न करके ही मानूंगा। ठीक है? तो जी, तो आज हिंदी नामा हो रहा है, तो लौट के हिंदी नामा में आते हैं। सबसे खराब हिंदी पता है कौन बोलते हैं? ये फ्लाइट के अंदर, थोड़ी देर में हम आपको नाश्ता पेश करेंगे। उनके बिंदी गोल है, हम 4000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भरेंगे। इनको कोई बिंदी नहीं दे रहा है, तो
तो एयरलाइंस की देखिए, एयर इंडिया वैसे तो हमारी ऑफिशियल एयरलाइंस है, हिंदुस्तान की अपनी एयरलाइंस है। हम चाहे जितना इसका मजाक उड़ाएं, लेकिन जो बड़े नखरे वाले थे वो तो सब भाग गए। एयर इंडिया तो है। विजय माल्या की फ्लाइट चली गई, वो आज भी सहारा। महाराज है, आज हाँ? भी महाराज है, आज 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 भी महाराजा है। आज है, राजेश खन्ना स्टाइल में ही हूँ। हाँ, लेकिन कुछ बातें एयर इंडिया में जबरदस्ती होती है। मैं तो अपने पॉइंट पे आऊंगा ही। मैंने जितनी डांट एयर इंडिया में खाई है, इतनी डांट मेरे माँ बाप ने भी नहीं डांटा। जरा लेट हो जाओ तो एयर होस्टेस, अब आने के टाइम मर झापड़ खींच के कहाँ रह गया था, जब पायलट को ढूंढ के लाओ, तुमको ढूंढ रहा है। अच्छा, काउंटर पे पहुंचे बोर्डिंग के लिए, काउंटर दिया, टिकट दिया, तो बड़ी लहरा के बोली, हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, विच सीट यू प्रेफर। मैं कहा जी विंडो दे दीजिए। विंडो तो नहीं है। मुझे लगता है पूछती क्यों है, जो था भी वही दे देती। अच्छा, एयर इंडिया वगैरह में ये अनाउंसमेंट किसने सिखाया है, वो क्रिएटिव आदमी मुझे मिल नहीं रहा है भाई साहब। रियल लाइफ में ऐसे कौन बात करता है, ये छाती से बोलती है एकदम हस्की आवाज में, एंड एवरीवन AI 101 now ready for departure. Yes, we want you धीरे धीरे। जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो भी घुस गए, बोले कोई चीज है, तुमको अकेले नहीं भेज सकते, कुछ है अंदर। अच्छा, वही इनको प्राइवेट एयरलाइन से सीखना चाहिए, जो वेलकम होता है, तबीयत खुश हो जाती है, ऐसा वेलकम करती हैं, ऐसा लगता है उसके बाद तो फ्लाइट टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप अंदर जा रहे हैं, एयर होस्टेस गेट पे, कहाँ रह गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, पत्नी को बोलता सुनीता पकड़ी, तो होते रहते। अच्छा, जब आप अंदर आ रहे हैं, सीट में बैठे, तब नहीं डराती हैं, पहले दरवाजा बंद कर देंगी, लॉक कर देंगी कि आप भाग ना पाए, फिर डराना शुरू करती हैं। अगर रास्ते में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एक नली निकल आएगी, पहले खुद के घुसेड़ लेना, मौका देख के बाजू वाले घुसेड़ देना। इमरजेंसी के लिए आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार, नहीं देखा द्वार तो सीधा हरिद्वार। अच्छा, अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस में आप जा रहे हैं, तो अगर बाहर का जो क्रू है वो इंडियन पैसेंजर्स के लिए बड़ा परेशान रहता है, वो समझ में नहीं आता कि कुछ बदतमीजी तो नहीं करेंगे या क्या मांग रहे हैं, उनके समझ में नहीं आता। मैंने कुछ जापानी क्रू था, मैंने सिंपली घंटी बजाई, टंग टंग, हमने कहा एक्सक्यूज मी, आई वांट वाटर। उसका चेहरा देखिए, आई वांट वाटर, वाटर, सर यू वांट वाटर, सर यू वांट वाटर, सर यू वांट जस्ट नाउ वाटर, लेकर वाटर सर, हेलो। उसकी कुलीग आ गई, यस व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। हमें कहा बस पानी की बात चल रही थी। व्हाट, सर यू वांट वार्म वाटर, स्प्रिंग वाटर, यू वांट जस्ट नाउ लेटर। हमें कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है। वाह वाह। अच्छा, फ्लाइट में मुझे कैरेक्टर मिल भी जाते हैं। एक पैसेंजर दूर से चिल्लाया, अरे राजू भैया, अरे खिड़की में देखो, खिड़की में देखो, जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है। हमने कहा महाराज टेक ऑफ नहीं हुआ है, वो चींटी है। एक पैसेंजर अंदर आ रहे हैं, मुझसे बोले थोड़ा विंडो सीट मिल जाएगी, विंडो सीट भैया, विंडो सीट दे दीजिए। तो हमने कहा अच्छा, आपको ऊपर से बादल वगैरह देखना होगा। नहीं नहीं, थूकना है। अच्छा, सबसे ज्यादा एयरलाइंस में परेशान होते मैंने उस शख्स को देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट में, जिसकी सीट टॉयलेट के सामने पड़ जाती है। अब बेचारे को थोड़ी सी आंख लगेगी, वॉशरूम से अब फ्लश की आवाज आएगी,
अब उसका फेस ऐसा है, कोई निकलने वाला है, खुद ही कमेंट्री कर रहा है, कोई निकलने वाला है। अच्छा थोड़ी देर 5-6 मिनट वो बंदा फ्लश के बाद भी बाहर नहीं आया, खुद ही कह रहा है पैंट पहनने में इतना टाइम। तो एयरलाइंस में बहुत सारे ये सब मामलात बन जाते हैं जो तैयार हो जाते हैं इस तरह से। एक आपसे बात करता जा रहा हूं, मुझे याद आता जा रहा है, फ्लाइट से ट्रेन की तरफ अगर हम आते हैं, ट्रेन में बहुत बार ऐसा होता है बड़े शहरों में, जैसे ट्रेन आपकी रुकी, आप ट्रेन के अंदर है, तो अपना सूटकेस लेके आप बाहर जा रहे हैं, तो कुछ टेम्पो टैक्सी वाले इतने बदतमीज होते हैं, कई बार वो पूछते नहीं आपको जाना है कि नहीं जाना, आपके हाथ से बैग लिया आइए, और जिसका बैग है वो अरे अरे हेलो, अरे अरे भैया हमें जाना नहीं है, जाना नहीं, हमारी गाड़ी आई है। हाँ पता है गाड़ी आई है, पार्किंग तक तो चलोगे, 20 रुपए तो दोगे। ये मतलब रियल इंसिडेंट है, जो घटनाएं मैंने खुद से पकड़ी हैं। क्या बात। और हाँ, बच्चे कई बार कुछ फंक्शंस में, कुछ इवेंट में बच्चे मिल जाते हैं और वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ तो बच्चे बातों बातों में ऐसी सी बातें आपको दे जाते हैं कि वो उल्टा मैं सोचता है यार ये तो मेरे काम की चीज दे गया और मैं इसको स्टेज में इस्तेमाल कर लूंगा। तो कई बार ऐसा लगता है हम बच्चों की रीढ़ी हैं। तो एक बार उस बच्चे को मैंने पकड़ लिया, हमने कहा बेटे 15 फलों के नाम बताओ, 15 फ्रूट्स के नाम बताओ। 15 फल देखिए अंकल, ऑरेंज ऑरेंज, मैंगो मैंगो मैंगो, गुआवा गुआवा, और 1 दर्जन केला। उसी में एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही एक बच्चे ने दांतों के डॉक्टर को पकड़ लिया। अब दांतों के डॉक्टर से कह रहा है अंकल अंकल आप बिना दर्द के दांत निकाल लेते हो, विदाउट पेन, विदाउट पेन आप दांत निकाल लेते हो? नहीं बेटा, अब थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, मैं तो बिना दर्द के दांत निकाल लेता हूं, निकालू है। लेकिन कुछ पेरेंट्स को देखा है मैंने कि उनको पेरेंटिंग नहीं आती, वो अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं कर पाए वो सब कुछ सारा सपना बच्चे पे देखते हैं और उसको इतना दबाव में डाल देते हैं, इतना प्रेशराइज कर देते हैं। एक मैंने बाप को देखा अपने बेटे को सुना रहा है, तुम्हें पता है मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की है, स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने बैठ के पढ़ाई की है? तुम्हें क्या पता? बच्चा बोला पापा आप लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? सही बात। बहुत अच्छे, वाह। एक बच्चा कहता है अंकल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बताओ, जो सबसे तेज उड़ता है। मैंने कहा होगा ईगल। बोले नहीं अंकल, सबसे तेज पक्षी वही उड़ता है जिसको बहुत जल्दी होती। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें रोहित ने भी बताई कोरोना को लेके। कोरोना के टाइम पे जी। एक कॉलर ट्यून आती थी अमिताभ बच्चन की आवाज में, है ना? तो वो शुरू में तो अच्छी लगती थी, बाद में कुछ लोग परेशान भी हुए कि यार हमें अर्जेंट कहीं बात करनी है तो पहले पूरा सुनना पड़ता है। अच्छा कुछ लोगों को तब अजीब और लगा कि बच्चन साहब खुद ही समझा रहे तो बाद में उनको खुद को ही कोरोना हुआ। खैर, तो एक पार्टी मिल गए, उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि दादा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमने कहा दादा वो अगर अग्निपथ वाली स्टाइल में बोलते ना तो कॉलर ट्यून आज भी चलती। तो बोले कैसे?
जो मैंने उनको बताया था मैं आपको बता। जी कोरोना, अरे साला कोरोना, कफन चूर के औलाद। अरे शत्रु ये अदृश्य है, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। तू जरा भी मत फिसल, तू जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल। बहुत बढ़िया। नहीं तो भाई साहब, नहीं तो ये बात आप जरा ध्यान रखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपकी जो घर की रेखा है, रेखा आए, आपके घर की जो रेखा है उसको पार करके मत जया कर। घर की जो रेखा है उसको पार करके मत जया कर, वरना आपके स्वास्थ्य का ऐश्वर्य खो जाएगा। फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा। इसलिए भाई साहब, इसलिए भैया, दिखा रहे हैं। इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर, उसके बाद जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा, जलसा ही। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। वैसे दिल्ली आया था बीच में मैं, तो डिफेंस कॉलोनी में रुका था, तो वहाँ जो कुक था, कुक से मैंने पूछा यार यहाँ वैक्सीन कहाँ लग रही है, दिल्ली में वैक्सीन कहाँ लग रही है? वैक्सीन भैया बाएं हाथ में लग रही है। अच्छा, जो शुरू में वो बड़ा वाला निकला था ना, दैट मास्क N95, अब N95 लगा के मैं चला गया कहीं डिनर पे खाना खाने। अब खाने की प्लेट जब आई तो जाहिर है मैं निकाल के बगल में रखा, खाना खा रहे थे, वेटर आया, वो उसी में रायता डाल के चला गया। क्या हुई? हमारे मुलायम सिंह जी ने इस कोरोना के टाइम को बहुत अच्छा माना। अब आप लोग परेशान हो गए, आप लॉकडाउन से परेशान हो गए, लॉकडाउन से फायदा भी हुआ। ये लॉकडाउन में हम सब परिवार के साथ बैठे, हम अखिलेश कृपा सब लोग साथ बैठे, साथ खाना खा रहे, साथ नाश्ता कर रहे। अब साथ जब बैठे तब पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। अच्छा, आपको महाराष्ट्र की वो खबर तो पता ही होगी कि यहाँ शादी का परमिशन सिर्फ 2 घंटे की दिया जा रहा था, 2 घंटे, और मेहमान होने चाहिए 25। तो सब लोग बात करते थे यार 2 घंटे में कैसे निपटाएंगे, तो मैंने इसका एक खाका खींचा कि 2 घंटे में निपटाने के लिए तो बड़ी ये लोग रिहर्सल करते होंगे घर पे, मतलब बैंक्वेट हॉल में जाने से पहले रिहर्सल होती हो। हमने कहा लड़का शायद घर में ऐसे घुसता होगा, अम्मा बाबूजी इधर आओ, परमिशन मिल गई है, शादी की परमिशन मिल गई, 2 घंटे में शादी निपटानी है, और हाँ सब हो गया, सब फटाफट करना, फास्ट करना है। सुनीता जूता चुराई कैंसिल, जूता चुराई कैंसिल, और मिलनी कैंसिल, और मामा का जो भात है, भात कैंसिल, मामा साल 2 साल बाद भात खिला देंगे, सब कैंसिल, सब फटाफट करना है। 25 मेहमान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 मेहमान, 100 पुलिस वालों की निगरानी में शादी होगी, और सब फास्ट होना है, इसलिए मैं सबको साथ में ले आया हूँ। इधर आओ, ये कैटरिंग वाला है, ये कैटरिंग वाला है, हलवाई है, भैया फटाफट ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर लेके दिखाओ जल्दी। हाँ बाबूजी, इसमें जी है वेजिटेरियन कितने होंगे? वेजिटेरियन लिख लीजिए, ही 6-7 लोग वेजिटेरियन होंगे जी, 6-7 वेजिटेरियन। अच्छा बाबूजी, इसमें क्वारंटीन भी होंगे कुछ? क्या मतलब है? अच्छा बाबूजी, इसमें पॉजिटिव कितने होंगे? जूता निकाल के मारूं, पॉजिटिव कितने? पॉजिटिव होंगे तो कैसे बारात में आएंगे?
बदतमीज कहीं का। बस ठीक है, तुम जाओ, तुम खाने की तैयारी करो फटाफट, 2 घंटे में होना चाहिए। वो कहाँ है, डेकोरेटर कहाँ है, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ। हाँ भाई, आप कैसे सजाओगे कैसे? बाबूजी मैं सब छोटे छोटे बल्ब लगाऊंगा और मैं एक एक बल्ब को बहुत जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करूंगा। जी जी, जैसे ही मैं बाबूजी बल्ब को मैं इनको पावर दूंगा, ये बल्ब जल्दी जल्दी 2 घंटे में यूं 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 सब कुछ बहुत फास्ट होगा बाबूजी, सब तैयारी कर ली मैंने। होते होते शादी का दिन आ गया, बारात जा रही, बारात आगे बढ़े तो वो जो घोड़ी वो आगे न बढ़े, तो घोड़ी, भाई साहब बाबूजी ऐसा हुआ, आपने जो है बैंड भी कैंसिल किया हुआ है। अब घोड़ी को आदत है आगे आगे बैंड होना चाहिए तब ये घोड़ी बढ़ती है, अब आपने बैंड कैंसिल किया हुआ है। अब परिवार से कोई यहाँ गले गले से बैंड बजा दे। अब दूल्हे के चाचा और फूफा आगे बढ़ के घोड़ी के बाद फिर घोड़ी गई। अच्छा, वहां पर लड़की लड़की की सहेलियां नॉर्मली वो फूल वूल फेंकती है बारात के ऊपर, तो वहां फूल नहीं फेंक रही, मास्क वगैरह फेंक रही हैं ऊपर से। जीजा जी वो दिल बना हुआ मास्क मेरा है, मेरा वाला पहना। हाय हाय राम, जीजा जी का भाई, हेलो हेलो हेलो, पिंक कलर वाला मास्क मेरा है। हाय राम, बाराती के भाई भाई क्या इंतजाम हो रहा है, वाह 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 वाह, हर चीज का बताइए, परफ्यूम और सेंट की जगह सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है। हाँ, आगे बढ़ते रहिए भाई भाई, ये दूल्हे के मौसा है, हाँ इनको रेमडेसिविर दीजिए। आगे, हाँ आगे बढ़ते जाइए, हाँ जी, ये दूल्हे के चाचा हैं, हाँ इनका सिटी स्कैन लाया है, सिटी स्कैन। आगे बढ़ते जाइए करते करते अब वो सब बारात खाने की तरफ जाने लगी, तो लड़की का भाई, नहीं देखिए खा नहीं सकते, देख सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे का मामला है, खाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। जी आप लोग देख लीजिए, खाना आपके यहाँ पार्सल पहुंचा दिया जाए। अचानक दूल्हे का बाप फैल गया, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, आपने कुछ वादा किया था। देखिए साहब, बाराती एक ही बार दरवाजे आते हैं, उनके सम्मान के लिए आपने कुछ वादा किया था। लड़की, क्या हुआ? आपने कहा था आप हर एक बाराती को एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे। ऐसे कुछ शायद शादी को राजू जी, बड़े डिमांड आ रहे हैं, गजोदर भैया को आप भूल गए क्या? नहीं, मेरी कोशिश थी कि कुछ नई बातें भी हो और पब्लिक से डिमांड आ रही। तो गजोदर वाली डिमांड को मैं लालू के साथ मिक्स कर लेता हूँ। शोले सबकी देखी हुई है, तो बीच में मैंने सोचा था अगर गब्बर सिंह का रोल अगर लालू जी करते तो शोले का क्या हाल होता। गब्बर सिंह जी टहल रहे हैं, कालिया देखो मुच्छड़वा का, गब्बरवा इधर खड़ा है, पगला उधर देख रहा है, तोरे से पूछ रहा था कल तुम लोग कैसे, कितने आदमी, बोलना नहीं है, कितने आदमी? सरदार 2 आदमी थे, एक ऐश्वर्या का ससुर था, एक हेमा मालिनी का आदमी था। हमको घुमा बोलते हैं। कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप जमा नहीं किए हैं। आप जमा किए हैं नहीं किए हैं तो इस मतलब है ये 2000 करोड़ का जुर्माना काहे के लिए है? यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता तो उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो दादी भी खा डाले। गजोदर वाला किस्सा कुछ इस तरह से शुरू हुआ था मेरी जिंदगी में कि गजोदर नाम का एक कैरेक्टर बनाया और उस गजोदर को मैंने अलग अलग फिल्में दिखाई कि अगर गजोदर पहली बार शोले देख के आएगा तो क्या रिएक्ट करेगा।
फिर गजोदर बाद में हम आपके हैं कौन भी देख के आया, जब और डिमांड आई तो फिर गजोदर ने वो आमिर खान वाली, करीना वाली वो फिल्म भी देखी। तो शुरुआत हुई थी शोले से। तो गजोदर मैं जो हमारे भाई बहन फरमाइश कर रहे हैं उनके लिए ये उनकी बात रख रहा हूँ। तो शोले देख के गजोदर भैया आए और अपने दोस्तों को, गांव के लोगों को शोले की कहानी सुना रहे। उनका अपना एक अंदाज है गांव के लोगों का, सब चौपाल पे बैठे हुए हैं, चबूतरे पे। नहीं, कल सिनेमा देखे गया रहा हूँ, समझे मिश्रा, समझे यादव। अरे गंगा पार लगा रहा, खेला लगा रहा है। हाँ, अच्छा खेला दिखाया। हाँ, रमेश सिपुआ दिमाग लगाया है और ढोलक तबला आरडी बर्मनवा बजाया है। हाँ, अरे फिल्म अच्छा दिखाया है। हाँ, अरे क्यों रही हेमा मालिनी है, अरे बड़ा खूबसूरत रही है, झूठ काहे बोले। जो बच्चनवा रहा है, बच्चनवा विधवा पे लाइन मारता रहा वो बत्ती बुझाती रहे, वो बाजा बजाते रहे, हमका लगे रहो, हम सब भैया लोग तोरे साथ है मगर गब्बरवा बहुत कुत्तागिरी काम किया रहा है, तमाकू खा खा के दांत खराब किया रहा। गब्बरवा जो रहा जो है बुरे काम का बुरा नतीजा। हमका मिल जाए गब्बरवा तो ससुरा की छतिया पे बैठ के चरचरा दे। दोस्त दोस्त को जुदा किया शोले में, बात करता है। मगर खेला अच्छा दिखाया है। हाँ, धर्मेंद्रा जो रहा, धर्मेंद्रा शोले में ये गाना बहुत जोरदार रहा। कजरा रे तोरे कारे कारे नैना। दूसरा बोल, ये गाना शोले में है, ये गाना शोले में है, कुछ भी कहेंगे मान लेंगे, ये गाना शोले में है। अरे दिखाया है, इंटरवल में दिखाया है। जब पब्लिक बाहर चली गई रही तो हमें अलग से दिखाया रहा। मगर जो ठकुरुआ रहा, हाँ ठकुरुआ टुंडा, हाँ ठकुरुआ तो बहुत दिमागदार दिखाया शोले में। ठकुरुआ का किया रहा, जूता के नीचे किलिया फिट किया रहा और किलिया वाला जूता गब्बरवा के मुंह पे धर के इसे गजगजा के चरचरा देता है, खून छलछला उठता है। जैसे गब्बरवा के खून निकला, हम छुट्टा पैसा निकाल के परदम फेंके। हमका ऐसा हीरो होना चाहिए, ऐसा हीरो। तो जब हम परदम फेंके सिक्का, हाँ तो गेट कीपर हमारे दो झापड़ मारे। पता नहीं लोग मारता का है। दोस्ती गाना अच्छा दिखाया, कहें ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तोरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। अरे हमका गे लोग गाना है का, ये कौन गाना तो थोड़ा बता रहा है लेकिन जो है शोले में पैसा वसूल है। तो दैट वाज द स्टार्ट। यहाँ इस आइटम से मैं बहुत साल बाद किया इसको, यहाँ से मुझे इसका एक स्टार्ट मिला था और फिर लोग फरमाइश करते रहे और मैं इसमें और कहानियां जोड़ता रहा। तो इस तरह से शुरुआत होती है ऑलवेज। मैं बहुत बार कानपुर के किस्से बहुत बताता हूँ, क्योंकि बॉर्न है बॉटम में कानपुर, भले मैं अब मुंबई में सेटल हूँ। तो कानपुर की बातें बहुत मुझे अभी तक याद है, मेरे अंदर भरी हुई है। एक दिन कानपुर में थे तो अच्छा, वहां पहले ही चलन था कि कोई होटल में खाना खाया जाता है, ये भी नहीं पता था मैं। अगर कोई होटल में खाना खाता है तो लोग सोचते हैं कि कोई बहुत गलत बात हो गई, इनके परिवार में कोई प्रॉब्लम है। ये अरे कुछ सुना, होटल में खा रहे हैं, हाँ फलाने का लड़का होटल में खा रहे हैं, होटल में होटल में खा रहे हैं, मतलब इनके यहाँ गृहस्थी सब गड़बड़ है और कुछ तो हुआ है। इस तरह से होटल को लेते थे। तो मैं लंच के टाइम पे चला गया एक होटल। हमने कहा हाँ भैया खाना खाना है। अरे खाना खाना, आप तो लंच के टाइम पे आ गए, लंच के टाइम पे आपको कैसे खाना देंगे? हमें क्या मतलब, लंच ही तो करने आए। अरे लंच टाइम में आपको कैसे देंगे, लंच टाइम में वेटर लोग लंच कर रहे हैं अरे जब आपको भूख लगता है वही टाइम पे तो उनको लगता है। हमें अजीब बात कर रहे हो।
हमने कहा तुम बुलाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। और मैनेजर तो परस रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे यहाँ क्या लंच नहीं मिलेगा? देखे हम थोड़ा थोड़ा आपको पहचान रहे हैं, आप वो हंसाने वसाने का करते हैं काम। हाँ, आपको देखो, आप अपने आदमी हैं, अपने शहर के हैं। अगर आपको लंच करना है तो आप कल सवेरे आ जाओ 6 बजे। कोई होगा भी नहीं, आपको बढ़िया अकेले हम लंच करा देंगे। और अगर आपके पास समय रहा तो लगे हाँ डिनर भी निपटा डिनर भी करा देंगे। तो बीच में मैं गया हुआ था उरई एक जगह, तो उरई की तरफ किसी के यहाँ गए थे एक फंक्शन में। तो देखिए भाषा को लेके कैसे गड़बड़ हो जाता है। तो हम बैठे उनके घर पे, अचानक उनकी माताजी बोली, कितनी देर से बैठे, कछुआ न खाए, कछुआ न खाए। कछुआ न खाए? हमने कहा माताजी मैं शाकाहारी। नहीं हम ये कह रहे कि कछुआ न खाए। कब से बैठे कछुआ न खाए? माताजी मैं शाकाहारी। तब तक उनके हस्बैंड आए, वो और प्लस थे वागे। नहीं वो मतलब बोल रही कि कब से बैठे, कुत्तो खा लो। ऐसे लग रहा कुत्तो खा लो, कुत्तो खा लो। मैं बोला मैंने हॉट डॉग जरूर खाया है, मगर ये नहीं खा सकता। तो शादी के बहुत सारे प्रसंग है। मेरा मानना है कि जीवन में शादी तो होनी ही चाहिए, एक बार होनी चाहिए। शादी एक अच्छा रिवाज, एक बहुत आवश्यक संस्थान है। शादी हमारे पेरेंट्स वगैरह ने की, तभी हम सब यहाँ पर सामने हैं। बस शादी में क्या है कि शुरू के 40-45 साल कष्ट के होते हैं। उसके बाद तो मजा ही मजा है। एक बार इसी तरह शादी फिक्स हो रही थी, वर पक्ष के लोग बैठे हुए थे, वधु पक्ष के लोग बैठे हुए थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, भाई अब थोड़ा परिचय हो जाए, परिचय करा दीजिए। भाई वो हमारी छोरी है, सीए है। अच्छा, पढ़ी लिखी फैमिली। और मेरा वो छोरा है, वो भी सीए है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं। वाह वाह वाह। और आप क्या करते हैं साहब? मैं जब कपड़ा काटूं वो दोनों सीए है। अच्छा, इसमें ये जो हो गया था ना 50 मेहमान से ज्यादा ना आए शादियों में इन दिनों, शायद अभी भी ये लागू है। तो अब बड़ा चक्कर होता है, घर वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, गुड्डू गुड्डू कहा चाचा? हाँ साले आदमी ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा ना हो यार कोई बवाल ववाल हो जाए, पुलिस वुलिस आ जाए, पता करो ये लोग हैं कौन। वो एक के पास गया, भाई साहब आप किसके साथ हैं? हेलो भैया, आप किसके साथ हैं? कह रहा मैं घोड़ी के साथ। घोड़ी वाला बाबूजी, घोड़ी वाला। उसके बगल में कोई और खड़े थे। अच्छा हेलो हेलो अंकल, आप किसके साथ हैं? लोडेड निकाल के बोला मैं घोड़े के साथ। अच्छा, कुछ लोग तो शादी में ऐसे पहुंचते हैं, उनको आप खाते हुए देखिए, आपको लगता है ये आदमी तो जब घर में बताया होगा, जिस दिन शादी कार्ड मिला होगा उसी दिन इसने घर का खाना छोड़ दिया होगा। उसने कहा होगा अब जो होगा वही होगा। इन लोगों को खाते हुए देखती है, क्यों खा रहे हैं, पसीने पसीने हो जाते। अरे भैया रायता लिया, दौड़ के रायता लिया। मिर्चा बहुत बना दिया यार, मिर्चा बहुत दिया। अरे रुमाल दे दे भैया, पसीना बहुत आ रहा, मिर्चा बहुत डाल दिया। भैया पंखा के सामने से, पंखा के सामने हट जाए यार। है क्या चीज है?
हाँ मटन, हाँ, मंगाओ ना यार, पूछ का लिया मटन है, चिकन है, चिकन है, कहाँ है चिकन? हाँ तो लाओ ना यार, खड़े क्या हो, पंखा के सामने से हट जा भैया, पंखा के सामने से हट जा, एक सेकंड है, क्या चीज? बिरयानी? हाँ बिरयानी खाएंगे ना भैया, पूछ क्यों रहे हो यार, ला के दो ना। हाँ, तंदूरी रोटी? अरे भाई मिर्चा बहुत डाल दिए यार, मीठे में क्या है, मीठे में क्या है? इतने में जिनके घर का फंक्शन था उनको कुछ डाउट हुआ, हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, बुरा ना मानिए, हमने तो आपको बुलाया नहीं। हाँ तो ये तो आपकी गलती हुई ना। अरे मैं तो अपने टाइम पे आ गया। अब वहाँ बहस शुरू हो गई, एक झगड़ा सा हो गया कि बिना बुलाए घुस आएंगे वो। एक आदमी हुए, कितनी अजीब बात है यार, हेलो हेलो भैया, वहां झगड़ा हो रहा है और तुम खड़े होते तमाशा देख रहे हो, हैं? अरे बैठ जाओ, पीछे वाले भी देखें। और बहुत बार वैसे बिना प्याज और बगैर लहसुन का, बगैर मसाले का, रोहित, मुर्गा कौन बनाता है बिना प्याज बिना लहसुन का? टीचर, गुरुजनों ने बहुत मुर्गा बनाया है, वहां मसाला भी नहीं लगता, बस बन जाओ। पहले होता था, खैर आजकल तो किसी के बच्चे को आप मुर्गा बनाए मारे तो पेरेंट्स ही स्कूल में चढ़ाई कर देते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है हाई फाई शादियों में। आप देखिए, मेहमान तो सब देसी हैं, गांव के हैं भाई, जो लोग शहर में रह रहे हैं वो भी पीछे तो गांव से हैं, उनकी जड़ें तो गांव में। अब आजकल वहां खाना रख देते हैं बड़ा इंग्लिश टाइप का, इंग्लिश टाइप का भी रखो ठीक है, उसमें प्रॉपर लिख दो क्या है। अब उसमें हमारे गांव के रिश्तेदार परेशान होते हैं। अब अच्छा, खाना सिंपल दाल चावल या जो कुछ होना चाहिए। अब एक खाना कोई एक अजीब सा काउंटर, वो आग आग उछाल रहा है, यूं फेंक रहा है, यूं पकड़ रहा है, वो कर रहा है, ऐसे लगे सर्कस में आ गए। एक इंग्लिश काउंटर में चले गए, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या। भैया आप पूछो, आप पूछो भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है? दिस इज मैक्सिकन फूड, दिस इज मैक्सिकन। हैं? दवाई का नाम ले रहे हैं, मैक्सिकन, एमजी नहीं बताया भैया, ये खाने की चीज है, खाने की, दिस इज मैक्सिकन फूड, लेडीज आइटम लग रहा है, मैक्सी ऐसा कुछ कह रहे हैं, मैक्सिकन। अभी रुक जाओ, कोई और ले तब लेना। गजोदर भैया, हाँ गजोदर टाइप। दूसरे काउंटर पे गए, ये क्या भाई साहब? इटालियन फूड, इटालियन, मकान बनवाएंगे तब लेंगे। वहां से आगे बढ़े, एक आदमी को कमाल देखा बुफे में खाते हुए, पूरा खाना प्लेट में है, फिर भी वो डेजर्ट के काउंटर पे गया, रसगुल्ला उठाया, काटा, रख दिया, फिर रसगुल्ला उठाया, काटा, फिर प्लेट में रख दिया, फिर थोड़ा सा काटे। हमने कहा भाई साहब, ये काट काट के रख क्यों नहीं? नहीं राजू, ये बात ऐसी, काट के नहीं रखो तो ये साले दाल में घुस जाते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, सुबह विदाई हुई तो दुल्हन कार में बैठी हुई है, तो लड़की की माँ एक मटकी में कुछ रसगुल्ले ले आई। बिटिया, बिटिया ले लो रास्ता के लिए रसगुल्ला खा, बिटिया रास्ता रसगुल्ला, बिटिया ले लो, रास्ता के लिए रसगुल्ला ले लो बिटिया। लाओ अम्मा, मटकी पकड़ से बैठी, बगल में दूल्हा बैठा है, दूल्हे का ऑफर नहीं कर रही, खुद ही गपा गप के अंदर से खाए। दूल्हा बोला, अरे लाओ भाई, हमें भी लाओ, हमें भी थोड़ा रसगुल्ले का स्वाद आ जाए।
हम भी स्वाद ले लें, हम भी स्वाद ले लें। घूंघट से एक रसगुल्ला लिया, एक दे दिया, उसने खा लिया। लाओ भाई और लाओ। नहीं, बाकी का भी स्वाद वैसे ही है। क्या कहने, जिंदाबाद। तो रोहित, अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, मुझे लग रहा है करते ही चले। लेकिन समय की एक सीमा है, मैं जानता हूँ, और हम बस 5 मिनट और राजू जी, आपका जो भी मन हो, हाँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि लोग बहुत फरमाइशें आ रही, लेकिन 5 मिनट में जो भी आपका मन हो, जो भी आप सुनाना चाहें। राजू सर जी, वो गजल के लिए जो था, जो लोग अलग अलग हाँ। एक्सप्रेशन देते हैं, वो उसके लिए लोगों ने बहुत व्हाट्सएप अच्छा, वगैरह अच्छा। भेजा है, सब उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, गजल वाला मेरे एक आइटम था कि ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। वैसे देखिए, आर्टिस्ट और प्लेयर मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में और हर ऑफिस में भी होते हैं, और वो अच्छे अच्छे भी होते हैं। ठीक है, वो समय के हिसाब से वो जॉब में आ गए, और जॉब में रह के जितना कर पाते हैं करते हैं, और एंटरटेन करते हैं। लेकिन जो सिंगरों में देखा है कि सिंगर को जब भी आप गाने के लिए कहो, हमेशा बस क्या बताएं यार, थोड़ा सुबह थोड़ा सा आइसक्रीम खा ली थी। कल एक्चुअली बहुत पंखा तेज चला के सोया, तो थोड़ा सा नहीं गाना है। नहीं नहीं, सुनो ना, आओ बेटो सुनो। गाना तो है ही है, लेकिन एक बार उनको ये अदरक और मुलेठी चाहिए। अच्छा, गजल वालों को मैंने देखा है, गजल वाले और ज्यादा, गजल वालों के पास एक तो टाइम बहुत होता है, सब चीज आराम आराम से, सब चीज समझा के मंच पे बैठेंगे। और अच्छा, जिनको संगीत के बारे में उतना नहीं आइडिया है, तो वो कहते हैं यार, ये जो तबला और हारमोनियम बहुत देर से मिला रहे हैं, ऑडियंस को बिठा के वो मिलाते रहते हैं। कहते हैं यार, ये घर से करके क्यों नहीं आते हैं, हमको बैठा के दोनों चीज मिलाई जा रही है। अब वो गजल गाने वाला मंच पे आया, और जैसे ही उसने 200 रुपए का शॉल ओढ़ा, अचानक देखिए उसकी आवाज में बेस आ जाता है, बेस आवाज को और भारी कर लेगा। अभी स्टेज के पीछे नॉर्मल बात कर रहा था, भाई साहब चाय वगैरह है ना, चाय वगैरह मंगा दी। आ गए सीएमडी साहब, आ गए? अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा सीएमडी साहब आ जाए तो शुरू करें। जी जी, तब नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही शॉल ओढ़ा, स्टेज पे आया, खवातीन हजरात, और फरमाइए, बड़ी खूबसूरत नज्म पेश कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा। सामने से कोई खड़ा हुआ, भैया घर पे भी ऐसे ही बोलते हो? नॉर्मल बात करो यार, जैसे अभी कर रहे थे, नॉर्मल बात करो, सब समझ जाएंगे। अभी समझ गया गजल वाला कि मुझे पूरे प्रोग्राम में यही परेशान करेगा। तो पहले इसको सेट कर रहा है। जी जी जी, बेहतर है, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी जी, बड़े हमारे कद्रदान हमारे सामने आ गए हैं, आपका भी हम वेलकम करते हैं। जी, गौर फरमाइए। अच्छा अच्छा, बात को घुमा दिया। अब वो तबले वाले से, हाँ जरा काली तीन दीजिए, काली तीन, टंग टंग टंग। हाँ हाँ, थोड़ा और ऊपर उठाइए, हथौड़ी हथौड़ी, हाँ हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए, और ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, मारी मारी मारी, हाँ मारी, नहीं तबले को नहीं, खुद को। अच्छा, और ये क्या करते हैं गजल गाते गाते, इनको लगता है कि अगर कोई डिफिकल्ट उर्दू है, कोई मुश्किल लफ्ज आ रहा है, तो उसकी मीनिंग बताते हैं। तो मुश्किल है तो मीनिंग बताना चाहिए। पता नहीं कभी कभी इतने लाड में आ जाते हैं
इतने इजी इजी शब्दों की भी मीनिंग बताने लगते हैं, तो उसमें लोग हर्ट हो जाते हैं। लोगों को एक उनके उसको एक क्या कहते हैं, स्वाभिमान को एक वो होता है कि यार हमको इतना नहीं मालूम क्या, हमको इतना समझा रहा है। अब इस ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। ख्वातीन हजरात, दौलत मीन्स प्रॉपर्टी। ऑडियंस था वो खड़ा हुआ, नहीं नहीं नहीं, दौलत मतलब मछली। अबे दौलत का मीनिंग बता रहा है यार, तू गजल गा ना भाई, ये सबको पता है यार, मदरसा खोल के बैठा है। बहुत हमारी बहुत ही बेहतरीन ऑडियंस है, बेहतरीन नहीं, जो मैंने कहा उसको ध्यान दे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ख्वातीन हजरात, शोहरत शोहरत में तो आज पहले वाला आदमी डंडा लेके आया था और ऑडियंस से दिखा रहा है। इसका मीनिंग नहीं बताना। जी जी, बेहतर है। जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए। अरे भाई तो कह रहे अच्छा, फिर घुमा दिया बात को। अच्छा, कभी कभी गजल गाते गाते ये लोग चेहरा बहुत गंदा गंदा बनाते हैं, पूरा खो जाते हैं, तो लोगों को भी लगता है यार क्या डेडिकेशन है यार, इतनी देखो मेहनत से गा। ये दौलत एक बच्चा अपनी माँ की गोद में था, डर गया, मम्मी मम्मी अंकल को मना करो ना, अंकल को मना करो ना। मम्मी क्या कह रही है, डरो मत बेटा, वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ऐसा कुछ था। क्या कहने। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी के लिए बजाएं। कब 1 घंटा बीत गया चला। मैं धन्यवाद फिर से आप सभी का दूंगा, और मैं ये वादा पावर ग्रिड परिवार से इस बार चाहता हूँ कि जब भी स्थितियां सामान्य होंगी, आप सब हमें लाइव एक प्रोग्राम करने का अवसर दीजिएगा आपके कार्यालय में, जिससे कि जो आनंद कविता और शायरी का जो आनंद है, हास्य का जो आनंद है, वो प्रत्यक्ष में है, लेकिन फिर भी जितना समय हमें दिया गया था उसमें हमने कोशिश की। मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा आदरणीय श्री के श्रीकांत सर का, श्रीमती सीमा मैडम का। मैं इस खास मौके पे यही कहूंगा जी, हिंदी नामा पे जी, स्वतंत्र रहो विचारों से, स्वतंत्र रहो विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। क्या कहते, वाह 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 वाह, बेहतरीन। हमें संस्कार से बंधे चाय पीना हो रोहित जी, चाय पीना हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में पिया करो, चाय पीना हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में पिया करो, इस बहाने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। क्या कहने। तो बिल्कुल मैंने आपसे वादा एक ले लिया है, और धन्यवाद मैं तमाम बड़े अधिकारियों का दूंगा, आदरणीय स्टैनली सर का भी, शीला मैडम का भी, राजभाषा विभाग का, IT टीम का, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और बस 2 पंक्तियां मैं सुना देता हूं। आदरणीय राजू जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम हिंदुस्तानियों का वाकई में कोई जवाब नहीं है। हम लोग तो बिना, अगर कोई हमारा फायदा ना हो तो हम 1 मिनट भी जाया नहीं करते। मुझे याद है एक संत प्रवचन दे रहे थे कि जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक बूढ़ी अम्मा उठ करके जाने लगी। तो साधु ने रुकवाया, बोले कि अम्मा क्यों बीच में उठ के जा रही हो? तो उस महिला ने कहा कि महाराज जी, जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के क्या फायदा है। तो हम फायदे के बिना कोई बात करते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा जितना भी समय हमारे पास था। 4 पंक्तियां मैं सुना देता हूं और सबसे विदा लेता हूं कि बहुत सारी बातें हमने की यहाँ पर, कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना,
गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं है पर हमारा इंसाफ कर देना, और जो कुछ भी कहा केवल हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो हमें माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद पावर ग्रिड। धन्यवाद, धन्यवाद रोहित जी, धन्यवाद राजू जी। आपने कहा कि नोएडा फिल्म सिटी आप आ रहे हैं, बगल में आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। और जल्दी अगर परिस्थितियां बदलेंगे तो आप हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। बिल्कुल। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शीला मैडम, कार्यक्रम की समाप्ति करिए। जी सर, बहुत ही मजा आया सर, और सच में आप लोगों ने आज की जो शाम है उसको जो रूप दिया है और हंसी और ठाकों से जो शाम भरी है, मैं समझती हूँ मैंने ही नहीं, सभी ने इसका काफी लुत्फ उठाया है। और आज की ये शाम हमारी और अनगिनत शामों के समान रही होगी जिनको हम सदा याद करते हैं। कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ राजू जी आपकी, रोहित जी आपकी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपने वाकई इसमें 4 चांद लगाए हैं। हमें बहुत खुशी है कि हंसी दिलाना और हंसी को महसूस करना बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आपको भगवान ने इतना अच्छा हुनर दिया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम में से भी किसी के अंदर भी ये अगर चीज है तो वाकई में हम लोग ब्लेस्ड हैं इस चीज को लेके। और आपने जो हमें हास्य रस से आज विभोर किया है, हम उसके बहुत ही अनुग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त मैं पावर ग्रिड के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन की शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में हमारा जो मार्गदर्शन है वो दिया है। वरिष्ठ प्रबंधन के सभी अधिकारियों को मेरी ओर से प्रणाम और साधुवाद। और इसके अतिरिक्त हम, आपने जैसे बताया कि आईटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम भले प्रत्यक्ष रूप में नहीं हैं पर अप्रत्यक्ष भी नहीं है, तो वर्चुअल तो हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे की भावनाओं को। आपके एक एक शब्द को हम लोगों ने मुझे लगता है कि आपका एक एक शब्द हमें छुआ है, हम लोगों ने एंजॉय किया है उस चीज को लेके। तो आईटी टीम का हमारे लिए वाकई में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और बिना तारों के हम लोग जुड़ नहीं पाते। तो आईटी का सपोर्ट जो हमें मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी दर्शकों की जो दूर सुदूर हम लोगों से जुड़े हैं, पावर ग्रिड किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, तो काफी दूर दूर तक इसकी पहुंच है। तो हमारे हो सकता है सबस्टेशन के कोई सबसे छोटे और सुदूर सबस्टेशन से भी लोग इसको सुन पा रहे होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो सभी दर्शकों के बिना तो कुछ भी चीज अधूरी है। भले हमें आप रिस्पांस हम 4-5 लोगों से ही सुन पा रहे होंगे, लेकिन जो वो रिस्पांस अपने घर में दे रहे होंगे, हंसी के ठाके उनके घर में लगे होंगे, उनकी गूंज हमारे पास पहुंचेंगी। फरमाइशें आ रही थी पूरे जी, तो हमें बहुत अच्छा लगा वाकई में। कभी मौका लगा तो सर जरूर हम लोग राजू जी आपको रूप में बुलाएंगे और आपके दर्शन करेंगे, और आपसे और नई रचनाएं सुनेंगे और नए नए हंसी के ठाकों में अपने आप को सराबोर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मुझे एक सवाल है राजू जी से। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स को देखता हूँ, तो एक प्रश्न मेरे अंदर है, आप जिंदगी के आम जिंदगी के जो परिस्थितियों को कैसे देख पाते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं? शायद अब इसमें ये करत की विद्या है, करते करते हुआ है। अब शुरू से अब धीरे धीरे 39 कुछ 40 साल हो जाएंगे, तो मेरा नजरिया ही वो बन गया है स्टैनली साहब, हर चीज को देख लेने का कि ऐसे होता तो क्या होता, अगर ये वैसे होता तो क्या होता। जैसे वो अब पॉपकॉर्न को कितने बार आपने देखा होगा मल्टीप्लेक्स में, तो मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न वैसे मशीन में शांत बैठे रहते होंगे जैसे आपकी फैमिली आ रही है, आके उछले आ गए। अब 10 रुपए की चीज को 250 में लेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। शायद ईश्वर की कृपा है, आप लोग आशीर्वाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।